वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं। देखो, इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा स्टील मेंबर के डीप में जाएंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम लोग टेंशन मेंबर कहते किसको हैं। ठीक है, विच काइंड ऑफ मेंबर इज कॉल्ड टेंशन मेंबर। अच्छे से समझना बाबू कि टेंशन मेंबर कहते किसको हैं। ठीक है, हम लिखते चलते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से समझते चलना कि टेंशन मेंबर कहते किसको हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कि एक ऐसा मेंबर जिसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगता है, देन दैट मेंबर इज कॉल्ड टेंशन मेंबर। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक लोहा का प्लेट लिए और इस लोहे के प्लेट पे एक ऐसा फोर्स लगा दिए जिससे मेंबर इलोंग्रेट होगा। ठीक है, तो इस मेंबर को हम लोग टेंशन मेंबर कहेंगे। करेक्ट है, आ रहा बात इतना समझ में। टेंशन मेंबर में इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन होता है, GATION। इसका लेंथ इंक्रीज करता है। क्या टेंशन मेंबर में कभी बकलिंग होता है? तो नहीं सर, टेंशन मेंबर में कभी भी बकलिंग नहीं होता है, बिकॉज बकलिंग जो है एक तरह का बेंडिंग है। तो जब हम लोग मेंबर को कंप्रेस करेंगे ना, जब उसको हम लोग कंप्रेस करेंगे, देन देयर इज अ चांस ऑफ बकलिंग, तब इसमें बेंडिंग का चांस आएगा। ये हम लोग कॉलम की बात करें। बीम में जब कोई लैटरल फोर्स लगेगा, ऐसे बोल सकते हो, इस तरह से परपेंडिकुलर फोर्स लगा, तब इसमें बेंडिंग आएगा। तो यहां पे बेंडिंग का चांस नहीं होगा, इसमें बेंडिंग का चांस नहीं होगा टेंशन मेंबर में। टेंशन मेंबर में सिर्फ इलोंगेशन होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एराइज होता है कि सिविल इंजीनियर जितने भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो सेफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर कि जितने भी स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे डैट मस्ट बी सेफ। हर एक स्ट्रक्चर को सेफ बनाया जाता है। आ रहा है समझ में? इतना बात समझ में आया? सर, इसके लिए एक हम लोग फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाए थे जो कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या इसी को दूसरा नाम से जाने थे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग क्या बोले थे? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। जब लोड और मटेरियल के लिए अलग अलग सेफ्टी फैक्टर लगेगा तो उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहा जाएगा। सर, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को इसलिए इंट्रोड्यूस किए थे ना, ताकि मटेरियल सेफ रह सके। मतलब हम ये बोले थे कि मान लो कि अगर बात करते हैं कि एक बाइक है जिसका कैपेसिटी है 600 kg लोड को कैरी करने का, लेकिन हम बोलते हैं कि आप उसके ऊपर 150 kg से ज़्यादा लोड कैरी नहीं करोगे, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 150 kg के लिए। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब 150 kg का वेट आएगा तो इसके लिए हम लोग मोटरसाइकिल को 600 kg के लिए बनाए हैं, यानी जितना का जरूरत है उससे ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। या आप उसको दूसरे ढंग से ऐसे समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा वो मटेरियल मजबूत है उससे कम उसके ऊपर लोड लगाते हैं। तो जब कम लोड लगाएंगे तो उसमें कम स्ट्रेस जनरेट होगा, कम स्ट्रेस जनरेट होगा तो वो सेफ रहेगा। आ रहा है इतना बात समझ में? मतलब सर, आप बोलना क्या चाहते हैं कि मटेरियल जितना भी, कोई भी मटेरियल हो, लोहा हो, स्टील मतलब लोहे का मटेरियल हो, लकड़ी, पत्थर, ईंट, कुछ भी हो, उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक नहीं जाना चाहिए, यानी उस पर कभी भी अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं लगाना चाहिए। यानी जितना उसका कैपेसिटी है उससे कम आप उस पर कम फोर्स लगाओ, जितना उसका मजबूती है उससे कम उस पर फोर्स लगाओ, तो जाके मटेरियल क्या रहेगा? सेफ रहेगा। और इसी के लिए हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला लिखे थे। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी SAFETY, सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला लिखे थे, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखे थे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखे थे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, बट मटेरियल के लिए अलग लगाते हैं और किसके लिए? लोड के लिए अलग लगाते हैं, तो इसके लिए पार्शियल वर्ड यूज किया जाता है। तो याद करना, इसका फॉर्मूला क्या था? बोले थे आप यील्ड स्ट्रेस बोलो या अल्टीमेट स्ट्रेस बोलो। जैसे यहां पे बोल रहे यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस।
परमिसिबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, आ रहा बाबू इतना बात समझ में? अरे ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नेक्स्ट यहां पे लिखना है इस तरह से कि परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल MISSIBLE, कॉपी में लिखते चलना, परमिसिबल स्ट्रेस मतलब आपको ना मटेरियल में इससे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होने देना है कि नहीं होने देना है। परमिसिबल का मतलब आपको इससे ज्यादा परमिशन नहीं देना है। तो परमिसिबल स्ट्रेस को हम लोग एक लाइन में और ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये यील्ड स्ट्रेस एज इट इज रह जाएगा, यील्ड स्ट्रेस एज इट इज रह जाएगा, और नीचे क्या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आ जाएगा। नीचे हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो लोग सर इसमें क्या बड़ा बात है, आप मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर लेके चले गए, उसको इधर लेके चले गए। देखो परमिसिबल स्ट्रेस है, यहां पे लिखते हैं परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, ऐसा लिख सकते हैं क्या, परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस को FY लिख दो। FY क्या हो गया, यील्ड स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यील्ड स्ट्रेस को हम FY से लिख रहे हैं, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को गामा M से लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। गामा का मतलब है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और M का मतलब क्या हो गया, मटेरियल, M स्टैंड फॉर मटेरियल। आप इसको ऐसे लिख लो, इतना पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आप इसको लिख लो। परमिसिबल स्ट्रेस होगा वो FY बाय गामा M होगा, ये यील्ड स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्शियल सेफ्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग पढ़े थे कि 1.1 होता है। ठीक है, इन केस ऑफ यील्डिंग, इतना लिख लिया हो गया, पहले एकदम नोट करते चलो, धीरे धीरे हम करके हर एक चीज को समझते चलेंगे। देखो पिछले क्लास में हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को आपको दिखाए थे या लिखवाए थे, बताए थे कि जब गामा M नॉट या गामा M वहां पे लिखे, यहाँ पे गामा 0 वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया, हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे। जब यील्डिंग की बात आएगी तो गामा M नॉट का वैल्यू 1.1 होगा। अभी याद कर लेगा, सब याद कर लेगा कि जब यील्डिंग आएगा तो गामा का वैल्यू 1.1 होगा, और जब अल्टीमेट स्ट्रेस आएगा तो गामा का वैल्यू 1.25 होगा। ये डेटा दूगो याद कर लिया सब जल्दी से। अरे गधा, तुम लोग जल्दी से याद कर लो, एकदम दिमाग में इसको बैठा लो, क्योंकि स्टील जो है वो जितना जल्दी दिमाग में चीजों को बैठाओगे उतना अच्छा रहेगा। यानी यहां पे गामा M का वैल्यू कितना होगा, 1.1। आ रहा है इतना बात समझ में, 1.1 मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर, एकदम अच्छे से समझेगा, सब एक एक चीज को अच्छे से समझेगा। मतलब अगर किसी का यील्ड स्ट्रेस है, ध्यान से समझना बच्चा, अगर किसी मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस यानी मजबूती है, वो मान लो कि 110 न्यूटन पर mm² है, तो यहां पे अगर हम लोग गामा M यानी 1.1 से डिवाइड कर दे तो क्या इसका वैल्यू 100 नहीं हो जाएगा। आप डिवाइड करके देखो, 10 ऊपर गया 11, 10 100 हो जाएगा, 100 न्यूटन पर mm²। अच्छा, ये किसका वैल्यू आया, परमिसिबल स्ट्रेस का। बस इस चीज को आप समझो, परमिसिबल स्ट्रेस का ये वैल्यू आ गया 110। अब हम थोड़ा सा और आपको मैजिक दिखा रहे हैं, या देखो इसको बोलते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना, इसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना। अब अच्छे से समझना, हम बोल रहे हैं कि मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस है वो 110 है, यील्ड स्ट्रेस 110 न्यूटन पर mm² है, 110 न्यूटन पर mm² है, और परमिसिबल स्ट्रेस है वो 100 न्यूटन पर mm² है। यानी मटेरियल को हम कितना मजबूत मानेंगे सर, हम मटेरियल को 110 के जगह पे 100 न्यूटन मजबूत मानेंगे। अच्छा, इससे मटेरियल सेफ रह जाएगा क्या। देखो मटेरियल का मजबूती ना 110 है, लेकिन हम क्या माने हैं, 100 ही माने हैं, यानी उसमें अभी भी 10 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेंथ रिजर्व है। यानी मटेरियल पे अगर आप इतना स्ट्रेस डेवलप करोगे तो टूटेगा। आ रहा है बच्चा समझ में। हम ये बोल रहे हैं कि एक मटेरियल के ऊपर आपने लोड लगाया और लोड लगा के उसमें जो स्ट्रेस डेवलप कर रहे हो वो 100 न्यूटन वाला स्ट्रेस डेवलप कर रहे हो। लोड लगाकर
इसमें हम स्ट्रेस डेवलप किए वो 100 न्यूटन का किए। अब इससे ज्यादा करना नहीं है, नहीं तो फांसी की सजा हो जाएगी। तो हम लोग लोड लगा के इतना स्ट्रेस डेवलप किए तो मटेरियल सेफ रहा, मटेरियल सेफ रहेगा क्योंकि उसका अपना मजबूती है वो 110 है और हम क्या किए घटाकर यहाँ पे मजबूती एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पे मटेरियल क्या रहेगा, मतलब सेफ रहेगा। अब यही सब चीज के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है। ये देखो छोटा मोटा चीज है, अब सब दिमाग से निकाल देगा। अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पॉज कर दो वीडियो को, ठीक है, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो। पॉज कर दिया, थोड़ा देर के लिए रेस्ट ले लो, जितना कुछ अभी बताएं सब भूल जाओ, सब दिमाग से बाहर निकाल दो, एकदम अचड़ा कचड़ा बाहर निकाल दो। ये सब रिवीजन करवाएं, अरे 10 मिनट तक तुमको हम क्या करवाएं, रिवीजन करवाएं, इधर उधर का बात की। हो गया, अब निकाल दिया सब दिमाग से बात। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पे। कभी भी चीजों को ना लोड नहीं लेगा, चीजें आसान होती है, तुम लोग क्या करता है टेंशन मेंबर पे लोड लगाने की जगह खुद पे लोड लगाने लगता है और दिक्कत हो जाता है। तो कभी भी स्ट्रेस नहीं लोगे, चीजों को आसानी से समझोगे। क्या समझना है कि सर बार बार बोल रहे हैं कि मटेरियल को ना सेफ रखना है। कोई भी मटेरियल जो भी मटेरियल यूज करेंगे स्ट्रक्चर बनाने में, हम लोग को स्ट्रक्चर को और मटेरियल को सेफ रखना है और इसी का जुगाड़ हम लोग करने जा रहे हैं। अगर मटेरियल को आप सेफ रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोड कम लगाना पड़ेगा। जितना उसका कैपेसिटी है, उसका जितना भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से कम आप उसमें स्ट्रेस जनरेट करवाओ तो मटेरियल सेफ रहेगा। कैपेसिटी से ज्यादा स्ट्रेस जनरेट करवा दिया तो वो फेल हो जाएगा। बस यही चीज हम लोग को ध्यान रखना है। फिर से सुनेगा एक बार, फिर से बोले, हर मटेरियल का एक अपना कैपेसिटी होता है, एक अपना मजबूती होता है। आपको क्या करना है कि उस लिमिट से कम उसमें स्ट्रेस जनरेट करवाना है। समझा? फिर से, अरे ये सब इतना बारीक, इसको बोला जाता है सिल्वर लाइनिंग। सब बड़ी बड़ी बात करता है बट नो वन टॉक अबाउट द स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातें ना आपके दिमाग में जब बैठ जाएगी तो बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। सर आप क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं ना बच्चा कि मान लो कि एक मटेरियल ऐसा है, लोहे का, ये एक मटेरियल है, ठीक है, एक लोहे का मटेरियल है। हमको पता है कि लोहे का मटेरियल का कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, कैपेसिटी का मतलब क्षमता है, वो 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर का है। तो हम लोग कभी भी ऐसा लोड लगाएंगे, इतना लोड लगाएंगे कि इसका ये स्ट्रेस से ज्यादा इसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाए। अगर ऐसा होगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा, टूट जाएगा। नहीं समझे? हम कोई भी लोड लगाएंगे ना तो हम लोड लगाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी मटेरियल में जो स्ट्रेस जनरेट होगा, जो इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा, आपको वो स्ट्रेस इससे ज्यादा जनरेट नहीं करवाना है, इससे कम करवाना है, तो मटेरियल सेफ रह जाएगा। चलो, गोल्डन वर्ड शुड नॉट बी रिपीटेड। जो अच्छी बातें, जो अच्छा कॉन्सेप्ट होता है उसको ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करें टेंशन मेंबर का, तो टेंशन मेंबर है, देखो कुछ ऐसा होता है बच्चा। टेंशन मेंबर ना, मतलब ये आई सेक्शन का हो सकता है, चैनल सेक्शन का हो सकता है, इट कुड बी डिफरेंट शेप। यहाँ पे देखो आई सेक्शन है, यहाँ पे आई सेक्शन है, यहाँ पे बॉक्स सेक्शन, आई सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। दे आर कनेक्टेड विद द बोल्ट, और इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? तो सर अगर इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स आप लगा दिए ना तो हम इसको मान लेंगे टेंशन मेंबर। तो लगा दिए इस पे टेंसाइल फोर्स किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब बोलो ये मेंबर टेंसाइल हो गया? तो बोलोगे हाँ सर ये मेंबर टेंसाइल हो गया। अगर इस मेंबर के ऊपर हम लोग ऐसे फोर्स लगा दिए 200 न्यूटन का, तो ये मेंबर टेंसाइल हो गया क्या? तो बोलोगे हाँ सर टेंसाइल हो गया। चलो, यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे कि टेंशन मेंबर के ऊपर टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं। अच्छा बच्चा, अगर इस डायग्राम को आप देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, तो देखो इस डायग्राम में कैसा फोर्स लग रहा है? पी फोर्स लग रहा है, ठीक है। देखो मेंबर ना एक जगह पे कनेक्टेड होता है, एक प्लेट से कनेक्टेड होता है, और इसको अंग्रेजी में ई प्लेट को ना अंग्रेज लोग गसेट प्लेट बोलता है। हम लोग गसेट प्लेट भी बोलेंगे और बोलेंगे कि मेंबर जो है ना एक जगह पे कनेक्ट, इसी को ज्वाइंट बोला जाता है। अरे तुम लोग ट्रस्ट में नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर,
4 मेंबर आके मिला हुआ है। अरे मजा आएगा, अच्छे से पढ़ो ना बाबू, बहुत ही इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होगा, बस चीजों को आप धरते जाओ, समझते जाओ। हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं पहले से, हो सकता है ये 30 मिनट 35 मिनट का लेक्चर हो जाए। आप पेशेंसली देखो, मेरा काम है ना एकदम बेसिक चीज को आपके दिमाग में डाल देना, अब आप इसको अच्छे से यूज करोगे। तो इट इज गोइंग टू बी अ टेंशन मेंबर बिकॉज इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है। चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। देखो ये सब चीज जान के रखोगे ना, समझ के रखोगे, तो आपको आगे का चीज समझने में और आसानी होगा। दिस इज अ टेंशन मेंबर, ये कैसा मेंबर है? तो ये एक टेंशन मेंबर है बिकॉज इट इज कैरिंग ए टेंसाइल फोर्स। आ रहा है इतना बात समझ में? अगर हम आपसे पूछते हैं कि टेंशन मेंबर फेल कैसे हो सकता है, टेंशन मेंबर है वो फेल होगा क्या, टूटेगा क्या? अगर आप क्षमता से ज्यादा लोड लगाओगे तो टेंशन मेंबर फेल हो जाएगा। तो टेंशन मेंबर है, देखो यहां पे बच्चा, ये सब टेंशन मेंबर है। क्या टेंशन मेंबर जो नट बोल्ट से कनेक्टेड है, क्या इस पैटर्न में फेल हो सकता है? ये टूट सकता है? ऐसा कुछ इस शेप में देखो टूट सकता है? तो बोलोगे हाँ सर, क्यों नहीं टूट सकता है, ऐसा में क्या प्रॉब्लम है? अगर उसके ऊपर नट बोल्ट पे ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। टेंशन मेंबर है, इधर फोर्स लगा दिए, इधर फोर्स लगा दिए, तो मेंबर टूट सकता है। हाँ, अगर क्षमता से ज्यादा लगाओगे तो, और हमको क्या करना है, क्षमता से ज्यादा नहीं लगाना है। देखो यहां पे क्या है, एक लोहे का प्लेट है और यहां पे क्या हो गया, टूट गया है। आ रहा है समझ में? क्यों टूटा होगा? क्योंकि इस पे इसका जितना भी कैपेसिटी होगा, हम लोग कैपेसिटी से ज्यादा लोड लगा दिए होंगे। आ रहा है बात इतना समझ में? देखो और भी है, ये सब तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। वी हैव स्टडी अबाउट द डिफरेंट थिंग एंड वेरी 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 वास्ट थिंग। हमको बहुत कुछ पढ़ना है, स्टडी करना है, ठीक है। पर कुछ इस पैटर्न में भी फेल हो सकता है, यानी जो टेंशन मेंबर है जो प्लेट वगैरह से कनेक्टेड है, तो इस तरह से फेल हो सकता है। तो आप लोग एक काम करो कि सबसे पहले आप हेडिंग दो और इस चीज को लिखना शुरू करो, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि मेंबर है वो कैसे कैसे फेल हो सकता है। अरे समझ रहा है इस बात को? तो सबसे पहले लिखो कि मोड ऑफ फेल्यूर ऑफ टेंशन मेंबर, मोड ऑफ फेल्यूर ऑफ टेंशन मेंबर, ये टॉपिक दो पहले, मोड ऑफ फेल्यूर ऑफ टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर के फेल्यूर का मोड, किन किन तरीकों से मेंबर है वो फेल हो सकता है। तो जो साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर थे, जब चीजों को ऑब्जर्व किए तो बोले ना कि टेंशन मेंबर तीन मतलब फिनोमिनन में, तीन फेज में, तीन तरीके से, क्या बोले बाबू, तीन तरीके से, मोड का मतलब यहां पे तरीका हो गया, फेल हो सकता है। पहला जो तरीका है फेल होने का वो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग होगा। दूसरा जो तरीका है फेल होने का वो नेट सेक्शन रप्चर होगा, और तीसरा है वो ब्लॉक शियर फेल्यूर होगा, ठीक है। तीनों का फेल होने का तरीका अलग अलग है। आज का वीडियो लेक्चर है वो टोटली डेडिकेटेड है, यानी आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। चलो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग हो गया, तो ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के बारे में, अच्छे से समझना। देखो टेंशन मेंबर क्या है, यहाँ पे ये सब अभी नहीं लिखना, हम लोग बात करते हैं, लिखना नहीं, बस समझते चलो। देखो जब टेंशन मेंबर में हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, जब टेंशन मेंबर में टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, इट इज गोइंग टू बी इलोंग्रेट, इसमें इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखो बच्चा यहाँ पे अभी सब अच्छे से समझना, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जब टेंशन मेंबर के ऊपर, ध्यान से समझना, टेंशन मेंबर के ऊपर जब हम लोग फोर्स लगाएंगे, कैसा फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, अगर इसके ऊपर हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाए, पी फोर्स लगा दिए, पी फोर्स लगाए, तो दिस मेंबर इज गोइंग टू बी इलोंग्रेट, ये मेंबर इलोंग्रेट होगा। आ रहा है इतना बात समझ में? दिस मेंबर इज गोइंग टू बी इलोंग्रेट। हम क्या लिख रहे हैं, दिस मेंबर is going to be elongate. This member is going to be elongate. इस मेंबर का लेंथ है वो बढ़ जाएगा। सर लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा? अरे तुम लोग ध्यान से समझना, ये पढ़ा है ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व,
मटेरियल में एक होता है बोल सकते हो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। चलो वो सब छोड़ दो, हटा दो। ये तो समझता है ना कि जब इसका लेंथ बढ़ेगा, इसका लेंथ इंक्रीज होते होते जब इसका लेंथ 10 से 15% इंक्रीज हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ का, मतलब मान लो 1 मीटर है तो 1 मीटर का 10 से 15% इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, तो इस चीज को बोला जाता है यील्डिंग। मटेरियल में क्या हो गया? यील्डिंग हो गया, WIELDING, यील्डिंग हो गया। ठीक है, यानी उसका लेंथ है वो एक्सेसिव इंक्रीज हो गया ड्यू टू टेंशन। ये क्यों होता है? क्योंकि मटेरियल जो है वो इलास्टिक है, बिकॉज स्टील इज इलास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिक मटेरियल को खींचोगे तो उसका लंबाई बढ़ जाएगा। अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ऑब्जर्व करें तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद मटेरियल में एक्सेसिव इलोंग्रेशन होता है। चलो यहां पे छोड़ देते हैं, ये सब ज्यादा लोड नहीं लेगा। ठीक है, एकदम आराम से चीजों को समझना। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि मटेरियल में जब इलोंग्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो ये अच्छी बात है या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बोलोगे सर जब मटेरियल में एक्सेसिव इलोंग्रेशन हो जाएगा, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, जब मटेरियल में एक्सेसिव इलोंग्रेशन हो जाएगा, इसका लंबाई जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर है ना वो सर्विसिबल नहीं रहेगा, उपयोगी नहीं होगा, डरावना बन जाएगा, या वो इस सिचुएशन में आएगा कि फेल हो जाएगा। तो एक फेल होने का तरीका समझ में आया? हम क्या बोले? हम एक तरीका ये बोले हैं कि मटेरियल में जब आप मतलब टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो इसमें एक्सेसिव इलोंग्रेशन होगा, और ज्यादा इलोंग्रेशन होने के कारण मटेरियल टूटे ना टूटे, जब उसका लंबाई बढ़ जाएगा, बढ़ चुका होगा, तो वो क्या हो जाता है? अनसर्विसिबल। कभी देखा है तार वगैरह रोड पे, बिजली वाला वायर, टेंशन वायर, बहुत ज्यादा खींच दोगे, बहुत समय के बाद वो सैग कर जाता है, देखने में भद्दा लगता है, टूटे ना टूटे डर लगते रहता है कहीं सर पे ना गिर जाए। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? तो ऐसा होने से जब आप टेंशन मेंबर में एक्सेसिव इलोंग्रेशन हो जाएगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, फिर से नया मटेरियल वहां पे यूज किया जाएगा, उसको हटा के स्ट्रक्चर को तोड़ ताड़ के एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अब इसी चीज को यहां पे हम समझाने के लिए कुछ लिखे हैं, चीजों को समझना कि जो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग है, इस चीज में, इस चीज को आप ध्यान से समझो। देखो बच्चा, टेंशन मेंबर विदाउट होल, हम होल की बात नहीं कर रहे, इसमें होल की बात नहीं कर रहे, होल रहेगा वहां पे तो रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। अरे एक फिगर दिखाए थे ना रप्चर वाला, ठीक है, उसको फिर से हम एक बार दिखा देंगे, टूट जाएगा। ठीक है, टेंशन मेंबर विदाउट होल कैन रजिस्ट अप्लाइड लोड। तो अगर बिना होल की बात करें तो इसमें ये मेंबर जो है वो अप्लाइड लोड को रजिस्ट करेगा। दिस टाइप ऑफ मेंबर विल डिफॉर्म इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और इस तरह का मेंबर है वो डिफॉर्म होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल यानी अलोंग द लेंथ इट इज गोइंग टू बी डिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखना When applied load is greater, देखो अब यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्षमता से ज्यादा लोड लगा दिए। अरे जब क्षमता से कम लोड लगाओगे तो फेल होगा, अगर जितना उसका यील्डिंग कैपेसिटी है उससे कम लोड लगाओगे तो वो नहीं यील्ड करेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, व्हेन अप्लाइड लोड इज ग्रेटर, वर्ड क्या यूज किए बाबू, ग्रेटर, व्हेन अप्लाइड लोड इज ग्रेटर देन यील्डिंग स्ट्रेस, या यील्ड स्ट्रेस से जब ग्रेटर लोड लगाएंगे ऑफ मटेरियल तो क्या होगा, देन लार्ज डिफॉर्मेशन टेक प्लेस, इसमें लार्ज डिफॉर्मेशन होगा और जो नियरली 10 से 15% होगा ओरिजिनल लेंथ का। ठीक है, तो लार्ज डिफॉर्मेशन होगा और जो ये जो डिफॉर्मेशन है 10 से 15% तक होगा ओरिजिनल डिफॉर्मेशन का। तो जब ग्रेटर लोड लगाएंगे, यील्डिंग से ज्यादा हम लोग लोड लगा दिए तो ये 10 से 15% क्या हो गया, ज्यादा इलोंग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेसिव इलोंग्रेशन को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। देखना, एज सच लार्ज डिफॉर्मेशन, अच्छा किसको हम लोग लार्ज डिफॉर्मेशन बोल रहे हैं, वेयर वी आर कॉलिंग अ लार्ज डिफॉर्मेशन, तो सर यहां पे जब 10 से 15 हो जाएगा, जब यील्ड स्ट्रेंथ से हम लोग ग्रेटर लोड लगा देंगे तब उसमें 10 से 15% का और मतलब लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि इसमें लार्ज डिफॉर्मेशन हो गया, ए स्ट्रक्चर बिकम नॉट सुटेबल फॉर यूज, और इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा वो यूज करने लायक नहीं रहेगा, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो तो आप इसको पहले लिख लो, ये इतना लिख लिया होगा, उम्मीद है लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, इतना पहले इसको लेट मी
लिखने देते हैं, थोड़ा समय दे देते हैं। अब इसके बाद ये वाला चीज़ है उसको ड्रॉ कर लोगे, ये चीज़ है ड्रॉ करोगे, और इसमें कुछ चीज़ें हैं वो आप इरेज कर देना, ये जैसे ये सब चीज़ें इसको भी आप इरेज करोगे जस्ट उतना लिखने के बाद। और ये चाहो तो लिख सकते हो, ये वाला इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, लिख लो, पहले इतना लिख लो, ठीक है, इतना लिख चुके होगे। अब हम लोग बात करते हैं ग्रॉस एरिया का। मान लो बच्चा इसका जो हाइट है या लेंथ है वो L है, L इज द लेंथ, या बोल सकते हो हाइट, ये वाला, ठीक है, ये बोल रहे हैं लेंथ, और यहां से यहां तक इसको बोल रहे हैं थिकनेस, इसको क्या बोल रहे हैं थिकनेस। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस एरिया पे लोड लगने जा रहा है, तो इसका ग्रॉस एरिया क्या होगा बताओगे? आप बोलोगे ग्रॉस एरिया क्या होगा? GROSS, ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया। अच्छा, ग्रॉस एरिया को AG से लिख दे क्या? ग्रॉस एरिया को AG से लिख देते हैं, और इसका वैल्यू जो होगा आप ऐसा लिख पाओगे कि सर ग्रॉस एरिया का जो वैल्यू होगा वो L गुने T के बराबर होगा, L गुने T के बराबर होगा, L गुने T के बराबर होगा। ये ग्रॉस एरिया आ रहा है, इतना बात समझ में? यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बचपन में ये पढ़े हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। ऐसा हम लोग बचपन में पढ़े कि स्ट्रेस होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। मैथमेटिकली स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? तो आप बोलोगे सर फोर्स जो होगा ना स्ट्रेस गुने एरिया होगा, स्ट्रेस गुने एरिया होगा। आ रहा है समझ में? तो ये सब चीजें ना साइड में आप लिखोगे। देखो यहां पे हम लोग को एरिया मिल गया है, यहां पे जो एरिया है वो एरिया मिल गया जिस एरिया पे लोड लगने वाला है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया होगा सबको? अब यहां से मैजिक स्टार्ट होता है। अगर इसको लिखना है तो आप साथ साथ में लिखते चलना। अच्छा, हम ये पूछते हैं बाबू कि क्या मटेरियल को फेल करना है कि सेफ रखना है? तो आप बोलोगे सर काहे फेल करेंगे सर, हम हमेशा मटेरियल को सेफ रखेंगे। पहला चीज आ गया समझ में? ठीक है, तो जब हम लोग मटेरियल को सेफ रखेंगे तो उस पर लोड कितना लगाना पड़ेगा? तो बोलोगे सर इस पे लोड जो लगाना पड़ेगा ना वो थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। तो यहां पे जो लोड का वैल्यू है वो आपको कम रखना पड़ेगा। इसको आप लिखोगे नहीं, हम इतना करने के बाद आगे सब लिखवा देते हैं। तो ये जो लोड है ना, ये लोड का वैल्यू P का वैल्यू, ये जो स्ट्रेस गुने एरिया होने वाला यही होगा। लोड का वैल्यू है वो स्ट्रेस गुने एरिया होने जा रहा है, स्ट्रेस गुने एरिया, क्योंकि यही फोर्स लग रहा है। लोड का वैल्यू कभी भी एक्सेसिव होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस लिख रहे हैं ये यील्ड स्ट्रेस होगा F बाई, और गुने यहाँ पे एरिया हो जाएगा ग्रॉस एरिया। लेकिन हम क्या करेंगे कि जितना इसका कैपेसिटी है उससे कम स्ट्रेस लगाएंगे, तो गामा M यहां पे आ जाएगा। नहीं समझा ये बात? फिर से समझना, यहां पे इस चीज को समझना। जितना इसका कैपेसिटी है ना, मान लो इसका जो यील्ड कैपेसिटी है, यील्डिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल है, हम क्या बोल रहे हैं बाबू? यील्डिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, यील्डिंग या यील्ड स्ट्रेस जो है इस मटेरियल का ऑफ मटेरियल इक्वल टू F बाई। चीजों को समझना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यील्ड स्ट्रेस मटेरियल का F बाई है, तो इसका F बाई से हम चाहेंगे कि कम स्ट्रेस जनरेट हो। तो कम स्ट्रेस जनरेट होने के लिए हम लोग अभी पढ़े थे स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, तो हम लोग क्या लिखे थे? यहां पे फॉर्मूला लिखे थे F बाई गामा M। परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो कितना होना चाहिए? F बाई गामा M होना चाहिए। यानी अगर 110 है तो गामा M से मल्टीप्लाई करके इसका स्ट्रेस को कम कर देंगे। जब स्ट्रेस कम हो जाएगा तो लोड भी कम आएगा इस पे, यानी इसका जो क्षमता है हम लोग क्या मानेंगे? देखना यहां पे कहां गया, यहां पे, यानी इसका जो भी क्षमता है F बाई, ये F बाई यहां पे लिख देते हैं, F बाई ये क्षमता है स्ट्रेस का, स्ट्रेस गुने एरिया क्या होगा? फोर्स होगा। स्ट्रेस गुने एरिया होगा वो क्या होगा? फोर्स होगा। क्या बोलते हैं? फोर्स। स्ट्रेस गुने एरिया फोर्स होगा। अगर बच्चा यहां पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दिए जिसका वैल्यू 1 से कम है, तो ओवरऑल वैल्यू ये कम जाएगा। जब ये ओवरऑल वैल्यू कमेगा तो फोर्स भी कम जाएगा, यानी मटेरियल के ऊपर कम फोर्स लगेगा, और कम फोर्स लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे? मटेरियल को सेफ मानेंगे। नहीं समझा? चलो आ जाओ, यहां पे आओ।
यहां पे आओ, इफ वी वांट टू, इसको थोड़ा बहुत लिखोगे। अब यहां पे देखो, इफ वी वांट टू कीप द मटेरियल, इफ वी वांट टू कीप द मटेरियल सेफ, तब हम लोग उसके ऊपर क्या लगाएंगे, जो स्ट्रेस डेवलप करेंगे, जो उसके पास फोर्स लगाएंगे वो कम लगाएंगे। जो मटेरियल का कैपेसिटी है, क्षमता है, उससे कम हम लोग मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो उसमें जो डिजाइन स्ट्रेस होगा या डिजाइन लोड होगा ड्यू टू यील्डिंग फॉर टेंशन मेंबर, उसको TDG बोल रहे हैं। TDG जो है वो T फॉर टेंशन, D फॉर डिजाइन, ठीक है। तो यहां पे देखो T फॉर क्या हो रहा है, टेंशन मेंबर, T फॉर टेंशन मेंबर, D का मतलब क्या हो गया, डिजाइन, और G का मतलब ग्रॉस एरिया, ठीक है। तो डिजाइन स्ट्रेस ड्यू टू यील्डिंग जो होगा, हम लोग ऐसा लिख पाएंगे, फोर्स गुने एरिया। ये जो TDG है वो फोर्स है, TDG है वो डिजाइन, नहीं समझ में आ रहा होगा, लोड नहीं लेगा। फिर से बोल रहे, चीजों को एकदम आसान कर देंगे, बस आप समझते जाना। जो फोर्स होगा स्ट्रेस गुने एरिया होगा, लेकिन अगर हम स्ट्रेस को कम कर दें तो देखो ये वैल्यू है ना बच्चा, देखना ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है वो आपको गिवन होगा, ये वैल्यू है वो गिवन होगा। अच्छा, ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए, तो यहां से मल्टीप्लाई करके जो फोर्स का वैल्यू होगा वो कम आएगा, क्योंकि गामा नॉट का हम लोग यूज कर लिए हैं। तो गामा नॉट है वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, और यहां पे वैल्यू यूज करेंगे 1.1 का। तो ऑटोमेटिकली देखो, हमको ये वाला चीज फाइंड आउट करना है, हमको ये पता करना है कि मटेरियल के ऊपर कितना लोड लगाएं। जैसे एक मटेरियल है बच्चा, ध्यान से समझना, इस मटेरियल के ऊपर कितना लोड लगाएं, तो हम क्या बोलेंगे कि जितना क्षमता है ना, उससे आप ध्यान से समझेगा, सब ध्यान से समझना कि कैपेसिटी से कम लोड लगाना है। समझा, हम क्या बोले, कैपेसिटी से कम लोड लगाना है, कम लोड लगाना है, लिख लेना हिंदी में, लगाना है, कैपेसिटी से कम लोड लगाना है। अगर क्षमता से ज्यादा लोड लगा देगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा। अच्छा, इसका कैपेसिटी कितना है, अरे सर इसका कैपेसिटी ना Fy है, यील्डिंग में Fy है, तो इसको कम कर दें। तो अगर सर इसका Fy में यील्डिंग 110 है, तो इसको 1.1 से चुपके से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका कैपेसिटी हम लोग कम मान लेंगे, और जब कैपेसिटी कम माने हैं तो आदमी को मूर्ख बना रहे हैं कि देखो देखो ना, कैपेसिटी जो है ना उसका Fy/m0 है, तो वो भी आदमी समझेगा चलो ठीक है, Fy/गामा नॉट है, कम है, और एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लोड कम आएगा। यानी इसके ऊपर जो लोड लगने वाला है ये TDG, जिसको डिजाइन स्ट्रेस बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ मतलब लोड लगा के मजबूती चेक करना, ठीक है। ड्यू टू, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन में होगा, यही लोड का बात कर रहे हैं। TDGN का मतलब क्या हो गया, डिजाइन स्ट्रेस ड्यू टू यील्डिंग फॉर टेंशन मेंबर। तो ये जो TDG निकालेंगे, जो फोर्स निकालेंगे, वो कम स्ट्रेस लेके निकालेंगे, तो इस पे अप्लाइड होने वाला फोर्स का भी वैल्यू लिमिटेड रह जाएगा। कम फोर्स लगेगा तो इसमें स्ट्रेस कम जनरेट होगा और मटेरियल सेफ रह जाएगा। अरे समझा, तो बोलोगे हाँ सर अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम समझ गए कि आप दिमाग लगाए हैं बहुत अच्छा वाला, और ये दिमाग लगाए हैं कि इसमें से सर ये वाला ना आपको निकालना है, ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, इसको इसी को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू कम और ज्यादा हो सकता है, इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन Fy। तो सर इसका कैपेसिटी अगर Fy है ना, तो आप ऑटोमेटिकली Fy का वैल्यू को डिवाइड कर दिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू डिक्रीज कर गया। अब एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला वैल्यू कम आया, तो इसका मतलब इस पे लोड हम लोग कम लगाएंगे तो मटेरियल सेफ रह जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, और उम्मीद है कि 28-30 मिनट में ये कॉन्सेप्ट आपको हम समझा दिए हैं। अरे बढ़िया से समझाएं, और नहीं समझ में आया है तो टेंशन नहीं लेगा, इतनी बार इसको रगड़ेंगे ना कि चिंगारी कहीं और से निकलेगा, ठीक है।
चलो समझ तो गया होगा। एक टीचर है जो आके एक एक घंटा स्टूडेंट को मोटिवेट करता है कि उधर मत जाओ उधर मत जाओ, उसका 1 घंटा कोई काम नहीं आता है, थोड़ा सा मेरा 2 मिनट का मोटिवेशन तुम लोग डायरेक्ट वहीं पे समझता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बात करते, देखो अब यहाँ से मेहनत करना शुरू करेंगे, ठीक है। जो लैग हो गया 10 दिन 12 दिन थोड़ा सा हम लोग लेक्चर कम दिए हैं, वो हो गया सो हो गया, क्योंकि एडमिशन के चक्कर में थोड़ा हम भी परेशान थे। सो अब जो है पूरा डेडिकेटली हम आपके पीछे लग गए, आपके पीछे पड़ गए। 3 सब्जेक्ट का तो बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर देंगे। इलेक्टिव के लिए टीचर का भी आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, मतलब हम भी परेशान हैं, हम भी चाह रहे हैं कि वो टीचर मेरे साथ जुड़ा रहे, कंटिन्यू रहे, वो अच्छे से पढ़ाए, लेकिन कभी बोलता है कि मतलब समझ रहे हो प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा बहुत हो रहा है, कभी शादी उनका ठीक हो रहा है, कभी वो शादी में खुद जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। मतलब अगर मेरे ऊपर रहता तो हम अब तक इलेक्टिव स्टार्ट कर दिए होते, लेकिन चलो कभी कभी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाना पड़ता है, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, इसको फिर से एक बार हम समझाते हैं और आसान भाषा में ध्यान से सुनना। फिर से एक बार रिपीट करके इसको लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे, फिर से एक बार सुन लो अच्छे से। मटेरियल में हम चाहते हैं ना कि स्ट्रेस कम डेवलप हो, जो उसका क्षमता है उससे कम स्ट्रेस डेवलप हो, तो आपको लोड ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा, तो कम लगाना पड़ेगा। तो यही लोड हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो क्षमता है उसका, उस क्षमता से यहाँ पे जो भी उसका कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से कम स्ट्रेस मान लिए। क्यों मान लिए? क्योंकि आपने यहाँ पे सर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिए तो इसका कैपेसिटी कम हो गया। सर जैसे ही इसका कैपेसिटी कम हुआ आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एरिया से मल्टीप्लाई करने पे ई वाला वैल्यू तो कम आएगा, यही वैल्यू तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आ गया समझ में? चलो एक क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन घर से करोगे, ठीक है। ये डायग्राम बना लिया होगा, एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं व्हाट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ, क्वेश्चन है व्हाट इज द, क्वेश्चन लिख लेना सर, व्हाट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ। अच्छा, डिजाइन स्ट्रेंथ करने का मतलब मजबूती, यानी आप उसके ऊपर कितना लोड लगा सकते हो। व्हाट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, ऑफ टेंशन member, of tension member in yielding, in yielding, in WILD, in yielding, ठीक है। what is the design strength of tension member in yielding as shown in, as shown in figure, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। मतलब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ना कि इस मटेरियल पे हम कितना लोड लगाएं कि मटेरियल जो है वो सेफ रहेगा। ये जो प्लेट है, इस प्लेट पे हम कितना लोड लगाएं कि ये सेफ रहेगा। इसका जो हाइट है वो 60 मिलीमीटर है, हाइट है वो 60 मिलीमीटर है, थिकनेस है वो 10 मिलीमीटर है, और जो मटेरियल है वो स्टील है। मटेरियल है वो कैसा है? स्टील है। और स्टील के लिए Fy का वैल्यू है, वो Fy का वैल्यू है दिया हुआ है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fy का वैल्यू। गामा m नॉट, या गामा m लिखो या गामा m नॉट लिखो या गामा नॉट लिखो, गामा नॉट का वैल्यू है 1.1। तो हम पूछ रहे हैं ना कि कितना लोड लगाएं, यानी व्हाट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ, कितना लोड लगाएं कि मटेरियल फेल नहीं हो यील्डिंग में। आप यहाँ पे TDG का वैल्यू निकालोगे कितना होगा, यानी डिजाइन टेंशन मेंबर का G का वैल्यू, यानी ग्रॉस एरिया के लिए। चलो तो इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसका पहले हम आंसर बता देंगे और आंसर बताने के बाद फिर हम काम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।